सर, श्वेता। अनलॉफुली एंटर करना किसी और के पोजीशन में। ओके, अनलॉफुल एंटर करना किसी और की पोजीशन, ठीक है, दैट इज ट्रेसपास। अगर वहां पर इंटेंशन मैलिफाइड नहीं है, वैसे वी कॉल इट अ ट्रेसपास और नॉट। If it in good faith, the person he entered into the land of someone else, then whether it is a trespass sir. or not. No, sir. It is not a trespass. No, sir. Trespass as general rule किसी प्रॉपर्टी को जो है वो विदाउट एनी लाइक कंसेंट हम लोग उसको इंटरवेंट कर रहे हैं, दैट इज ट्रेसपास। और यहाँ पर जो टॉट है वहां पर भी इसको एज ए डिस्कस किया गया है। प्राइवेटली अगर हम बात करें तो वो टॉट में कवर होगा, बट इन जनरल अगर पब्लिक ऑफेंस है वो टॉट का, तो वो हम लोग इंडियन पेनल कोड में हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वहां पर कवर होगा ट्रेसपास के रिगार्डिंग, ठीक है। जहाँ पे हमने क्रिमिनल ट्रेसपास हमने किया था, हाउस ट्रेसपास किया था, तो वो जो सेक्शंस हैं अराउंड जो भी इंडियन पेनल के सेक्शन जो हमने डिस्कस किए थे वो भी ट्रेसपास के रिगार्डिंग ही है, तो वो क्रिमिनल है बिकॉज ऑफ दैट कि वहां पर वो ऑफेंस जो है वो पब्लिक अगेंस्ट द पब्लिक है एट लार्ज, इसलिए वो जो स्टेट है वो पैरवाई करता है उसके रिगार्डिंग, इसलिए वो क्राइम है। ऑन द अदर एंड क्योंकि हम लोग टॉट के बारे में बात करें तो टॉट में हम लोग कंपनसेशन के रिगार्डिंग क्लेम सूट फाइल करते हैं, दैट इज उसके रिगार्डिंग, तो वो एक प्राइवेट जो है वो ट्रेसपास भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो जनरली जो पब्लिक एट लार्ज है वो ऑफेंस है, और जो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट है वो दैट इज एन ट्रेसपास, जहाँ पे हम लोग कंपनसेशन के लिए हम लोग क्लेम कर सकते हैं। तो सिंपली ट्रेसपास जस्ट मीन दैट लाइक इट इज ऑफन सीन दैट वन वांट्स टू प्रोटेक्ट वन्स बॉडी एंड प्रॉपर्टी। हर पर्सन चाहता है मेरे बॉडी और मेरी प्रॉपर्टी दोनों सुरक्षित रहे, बट व्हाट हैपन इफ समवन विदाउट द कंसेंट intervene in the property with malified intention, so that is called a trespass। तो यहाँ पर malified intention जो है वो that is the main ingredient of this whole definition trespass regarding बात। ट्रेसपासिंग दोनों है, जैसे ऐसा कि वो क्रिमिनल भी है तो वो सिविल भी है। अगर वो क्रिमिनल है तो वो इंडियन पेनल कोड या फिर बीएनएस एक्ट में फॉलो करेगा। इफ इट इज सिविल तो वहां पर हम लोग जो है वो कंपनसेशन क्लेम करें तो वो टॉट है, तो वो दोनों साइड ही कवर करता है, वो सिविल भी कवर करता है, वो क्रिमिनल साइड में भी वो कवर करता है, दोनों एलिमेंट्स में उसको रखा गया है। तो ट्रेसपास इसलिए दोनों सिविल है एज वेल एज क्रिमिनल रॉन्ग है, बिकॉज इट कैन कॉज इंजरी, वायलेशन ऑफ लीगल राइट एज वेल एज द डैमेज टू वंस प्रॉपर्टी एंड वंस पर्सन सब्सटेंशियली फॉर फिजिकल अटैक टेक प्लेस। जहां पर आपने फिजिकल अटैक किया है, फिजिकली आपने रॉन्ग कमिट किया है, इट माइट बी अ क्रिमिनल रॉन्ग इफ इट इज अगेंस्ट द पर्सन एंड फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द इंडियन पेनल कोड और द अंडर द बीएनएस एक्ट। इफ इट डजंट कवर तो वो कहीं ना कहीं जो है वो टॉट में कवर हो जाएगा, और वहां पर उसके अगेंस्ट जो है वो आपको कंपनसेशन जो है वो क्लेम कर सकते हो। अगर मीनिंग की बात करें तो ट्रेसपास कैन बी सेड टू बी एन एक्शन एक्सीडिंग द लिमिट कार्ड बाय द लॉ। आपके लॉ ने आपको एक लिमिट प्रिस्क्राइब की हुई है, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट लिमिट, एंड इफ यू एक्सीड इट इज अ ट्रेसपास। इट इज सिंपल लैंग्वेज है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में उसको रखा गया है। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि ट्रेसपास कैन बी सेड टू बी एन एक्शन एक्सीडिंग द लिमिट जो कार्ड बाय द लॉ है। लॉ के द्वारा आपकी सेट ऑफ लिमिट है, you cannot cross that limit, but if you cross that limit, exceed that limit, it is called a trespass। तो इंटेंशन जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है, इट्स एन इंटेंशनली डायरेक्टेड तो अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विद वंस पर्सन और प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ ट्रेसपास। इंटेंशन ऑलवेज प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल implying committing the wrongful act, wrongful voluntarily act against the other's person, against the other's property। तो इंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पूरे ट्रेसपास में। अगर वहां पर आपका मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है, इट इज इन गुड फेथ, लाइक आपने किसी की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उसकी प्रॉपर्टी में आप एंटर हुए हो, इट इज नॉट एन ऑफेंस एट ऑल, ऑल्दो इट इज एन इंटरफेरेंस बट विद अ गुड फेथ टू प्रोटेक्ट दैट प्रॉपर्टी, सो इट इज नॉट अ क्राइम, इट इज नॉट अ ऑफेंस अंडर द टॉट, यू कैन नॉट क्लेम अ कंपनसेशन अगेंस्ट दैट एक्ट। अगर टाइप ऑफ पर्सन की टाइप ऑफ ट्रेसपास की बात करें तो फर्स्ट हमारा आता है ट्रेसपास अगेंस्ट द पर्सन एंड सेकंड इज ट्रेसपास अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। हमारे पास दो ही हैं अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट की रिगार्डिंग।
ट्रेसपास अगेंस्ट पर्सन हमने आईपीसी में पढ़ा है कभी? कोई टॉपिक तो नहीं है ऐसा कोई? हाँ जी, ट्रेसपास अगेंस्ट पर्सन इंडियन पेनल कोड में कहीं कवर होता है? नहीं सर, इंडियन पेनल कोड में नहीं है सर। इंडियन पेनल कोड में नहीं है ना, तो बीएनएस हाँ, एक्ट में भी नहीं होगा, बीएनएस में भी नहीं है सर। वो भी होगा ना। और कोई जो राम का साथ देना चाहता है? मैं तो साथ छोड़ रहा हूँ। हाँ जी, अब बताओ फिर, क्या हमने इंडियन पेनल कोड में ट्रेसपास अगेंस्ट द पर्सन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ठीक है हमने किया, अगेंस्ट द पर्सन किया हमने ट्रेसपास? दैट इज नोन एज ए किडनैपिंग। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। इनडायरेक्टली इट इज a kidnapping against the person, that means the body. प्रॉपर्टी है तो वो एक अलग से टॉपिक हमने किया था। ट्रेसपास अगेंस्ट द पर्सन जो है वो इसीलिए यहाँ पर टॉट में भी रखा गया, बट वहां पर उसका नाम चेंज करके हमने किडनैपिंग वर्ड यूज कर दिया। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि यहाँ पर अगर हम लोग क्राइम की बात करें तो वो यहाँ पर कवर नहीं होगा, यहाँ पर ही कवर होगा। वो अलग बात है, उसका नाम अलग से चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ट्रेसपास अगेंस्ट जो है वो पर्सन टॉपिक है हमारा। So it is the causing of apprehension of unreasonable interference with one's person or body as well as the third person, and include the usage of force causing damage and impairment in the body. By doing any act, आप जानबूझकर इंटरफेयर करते हो किसी की पर्सनल लाइफ में, पर्सन और बॉडी में, क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो अगेंस्ट दैट पर्सन, आप उसको डैमेज कर रहे हो या कोई भी बॉडी पार्ट उसको इम्पेयर कर रहे हो, तो उसको ट्रेसपास ही कॉल करेंगे। सो ट्रेसपास विद एन अल्टीरियर इंटेंशन transgresses the right of another and make the alteration in it with the objective to cause wrongful loss or wrongful gain as well as may be. तो जब भी आप किसी बॉडी के अकॉर्डिंग ट्रेसपास करते हो, कंसमिट करते हो, ताकि उसकी बॉडी को आप इम्पेयरमेंट कर सको, डैमेज कर सको, इट्स अ काइंड ऑफ चेंजेस दैट यू हैव मेड इन दैट पर्सनस बॉडी, so it is an offense. It is an offense if it is an intentional one. सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, दिक्कत आ रही है।
am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Audible है. तो हमारे पास दो ही मेन जो इश्यूज हैं वो that is trespass against the person, trespass against the property. तो against the अगर personally अगर आप trespass करते हो by using the force against the body from someone else, और जहाँ पर आप उसकी बॉडी को डैमेज कर रहे हो या उसकी बॉडी की कुछ पार्ट्स को इम्पेयर कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ट्रेसपास. तो उसको हम ट्रेसपास ही बोलेंगे. इसके रिगार्डिंग आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, ऑल्दो दैट पर्टिकुलर एक्ट ऑल्सो फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द क्राइम. तो वो क्राइम भी है, बट द थिंग इज कि वहां पर इंटेंशन जो है वो मेन रोल प्ले करती है. इफ देयर इज नो इंटेंशन एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग दैट पर्टिकुलर एक्ट, तो वो कहीं भी ट्रेसपास नहीं है. लाइक सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर किसी पर्सन को करंट लगा हुआ है एंड इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ, अगर आप उसकी जो लाइक आर्म है, अगर उसको आप हिट करते हो आयरन रॉड से और कहीं ना कहीं उसको फ्रैक्चर हो जाता है, तो ही कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट दैट सेवर. जो सेवियर है उसको सूट फाइल उसके अगेंस्ट नहीं किया था, क्योंकि इट वाज इन अ गुड फेथ. इट वाज नॉट इन अ बैड इंटेंशन कि आप उसको हिट कर रहे हैं. जस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ, इन ऑर्डर टू सेव दैट पर्सन, he committed that particular act. तो वो कहीं ना कहीं क्राइम जो है वो उसकी डेफिनेशन फॉल नहीं करेगा. यू कैन नॉट क्लेम लाइक द कंपनसेशन गेन. अदरवाइज जो है वो आप अगर वो देयर इज अ मैलिफिसेंट इंटेंशन, तो कहीं ना कहीं आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो. तो क्योंकि वो जो है वो जो डैमेजेस हैं वो अनलीगल डैमेजेस में फॉल करेंगे. कितना नुकसान हुआ है आपकी बॉडी में, कितना आपने ट्रीटमेंट पे कवर किया है, कितना आपको लाइक शॉक लगा है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो हमेशा अनलीगल डैमेजेस में ही फॉल करेगा. यू कैन क्लेम दैट द प्लॉट. तो आप प्लॉट में उसको क्लेम कर सकते हो. तो सबसे पहले जो बात करें इसमें जो पर्टिकुलर फॉल वर्ड करेगा दैट इज असॉल्ट. क्योंकि असॉल्ट ही करते हो आप किसी बॉडी के रिगार्डिंग आप कर रहे हो, तो वो असॉल्ट है, ट्रेसपास. तो असॉल्ट की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, मैंने कोर्ट में बीएनएस में डिस्कस किया था. इट इज लाइक समथिंग दैट कॉजिंग एन अनरीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द बॉडी इंजरी और डैमेज इन द माइंड ऑफ अनदर पर्सन एंड यूजुअली अ prelude to a battery. It can be given effect in a way that would make certain actions an indication as suggestive of assault by another. तो यहाँ पर दो पार्ट में इसको रखा गया है. इसको हम लोग पढ़ेंगे हमसे, क्योंकि हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे. असॉल्ट भी है हमारे पास, बैटरी, दोनों वर्ड है. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बैटरी जो है वो डायरेक्ट फोर्स है. असॉल्ट इट इज नॉट अ डायरेक्ट फोर्स इन दैट वे, जस्ट to create an apprehension in the mind of the person opposite party that you are going to do certain act against him. उसके माइंड में सिर्फ एप्रीहेंशन क्रिएट करना ही सॉल्ट है. समटाइम्स हमारी फैमिली में हम लोग जब छोटे थे तो पेरेंट्स नॉर्मली हमें डराते रहते थे. नॉर्मल चप्पल उठा ली बच्चों को मारने के लिए, दिखा दी तो हम लोग वैसे डर जाते थे. इट इज अ काइंड ऑफ असॉल्ट. ये असॉल्ट है. वो एप्रीहेंशन हमारे माइंड में ऑलरेडी बिठा देगी, हम वो चप्पल से हमें मम्मा पिटेगी. सेम वे ये अनरीजनेबल एप्रीहेंशन है. इसमें आपके माइंड में एक सजेशन दी जाती है कि वो पर्सन आपके अगेंस्ट असॉल्ट कमिट करेगा. सो वुड मेक सर्टेन एक्शंस एंड इंडिकेशंस एज सजेस्टिव ऑफ असॉल्ट बाय. तो ये सजेस्टिव इन नेचर की है. ये डायरेक्ट असॉल्ट हुआ नहीं अभी. It is just an assault. It is just mere an apprehension in the mind of the other person. You are creating an apprehension in the mind of the opposite party that something जो है वो आप उसके अगेंस्ट एक्शन एक्ट करने वाले हो, तो वो पहले अलर्ट हो जाता है, वो पहले डर जाता है. तो दैट इज असॉल्ट. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, हियर एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज पॉसिबिलिटी कॉजिंग एप्रीहेंशन इज रिक्वायर्ड. पहले आपको जजमेंट हो जाती है ये होगा. लेकिन बैटरी जो है वो एक अलग है. आप एक्चुअल में फोर्स यूज कर रहे हो, वो फोर्स आप डायरेक्ट कर रहे हो, वो फोर्स आप इनडायरेक्ट कर रहे हो, इट डजंट मैटर. एप्रीहेंशन जो है वो एक फर्स्ट स्टेज है हमारी असॉल्ट की. उससे पहले बैटरी ऑफेंस कमिट नहीं होता. जब वो ऑफेंस कमिट हो तो वो उसको बैटरी कहलाते हैं. बैटरी जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फोर्स यूज करते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक्चुअल में ऑफेंस कमिट होने वाला है. तो इसलिए यहाँ पे फोर्सिबिलिटी कॉजिंग एप्रीहेंशन है हमारी नॉर्मली. तो असॉल्ट की अगर बात करें तो इंटेंशन जो है वो हमेशा रोल प्ले करती है. तो apparent ability to carry out the purpose, knowledge of threat, example of possibility is trespass,
मैन डायरेक्टिंग अ गन, लाइक ये एग्जांपल आपको सामने है आपके, मैन डायरेक्टिंग अ गन एंड अबाउट टू ट्रिगर इट, ट्रिगर पे उसके हाथ है और आप डर रहे हो कि वो कहीं ट्रिगर प्रेस ना कर, दैट इज असॉल्ट। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जब जहाँ पे आपके माइंड में एप्रीहेंशन क्रिएट होती है, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, डायरेक्टिंग गन टुवर्ड्स द पर्सन एंड अबाउट टू ट्रिगर इट इज असॉल्ट। So a man directing a gun and about to trigger it behind a person is not foreseeable to the person. पीछे से क्या हो रहा है हमें कोई नहीं पता। This cannot be said to be assault, तो वो assault नहीं कहलाएंगे। अगर पीछे से हमारा फेस अपोजिट साइड है, पीछे से हमारे कोई गन दिखा रहा है, तो हमें क्या पता, हम डरेंगे थोड़ी ना। लेकिन वो पर्सन अगर सामने आके हमें गन दिखाएगा, ट्रिगर प्रेस करने वाला, तो ऑब्वियसली हम लोग वहीं पे सुन हो जाएंगे, हम लोग वहीं पे हमारे माइंड में कहीं ना कुछ चलेगा, और वहां पर एप्रीहेंशन हमारे माइंड में आएगी। तो जहां पर हम लोग उस पर्सन को, अफेंडर को देख ही नहीं पा रहे, तो हमारी माइंड में डर कभी नहीं आएगा, तो इसलिए वो सॉल्व भी कभी कवर नहीं होगा। लेकिन अगर वो पर्सन सामने से आके वो गन पॉइंट हमें दिखा रहा है, ट्रिगर प्रेस करने वाला है, तो ऑब्वियसली वहां पर हमारे पास में एप्रीहेंशन भी है, तो वो फिर सॉल्व में कवर करेगा। नंबर सेकंड इज, अगर ट्रेसपास अगेंस्ट द पर्सन, तो सेकंड इज बैटरी। नॉर्मली हम लोग जब छोटे होते हैं तो नॉर्मली ये गेम नॉर्मली खेलते हैं, या फिर हम लोग नॉर्मली मजाक भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अब भी करते होंगे शायद, आपके आप में ऐसे गए होंगे। आपका फ्रेंड बैठने वाला, चेयर पे बैठने वाला होता है, तो आप चेयर को साइड कर लेते हो और वो नीचे गिर जाता है, तो वो आपने फोर्स यूज की इनडायरेक्ट वे में। आपका माइंड था कि वो गिरे, बट वहां पर चेयर थी, वो गिर नहीं सकता था, पर आपने उस चेयर को साइड कर दिया। आपने उस पर्सन को कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ चेयर को साइड किया, तो इट्स इनडायरेक्ट वे जो आप बैटरी यूज कर रहे हो अगेंस्ट दैट पर्सन। तो यूज ऑफ फोर्स on the person of another without lawful justification is an offense, वो बैटरी है। बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो बैटरी नहीं है, यहाँ पर वो लॉफुल जस्टिफिकेशन है वहां पे। लेकिन अगर वो सेम एक्ट जो है वो विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन कर रहे हो, तो वो बैटरी है। लाइक टचिंग अ पर्सन, another person hostility or against his will, directly or indirectly, slightly आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने जस्ट पुश किया, दैट इज एक्चुअल पुश किया, तो वो बैटरी है। अगर आप दूर से उसको पुश करने की कोशिश करोगे, उसके माइंड में एप्रीहेंशन क्रिएट होगा, दैट इज असॉल्ट, द फर्स्ट स्टेप। तो डायरेक्ट फोर्स जो है कैन बी लाइक स्लैपिंग अ पर्सन, whereas indirect force is like a setting a dog behind a person or spitting on a person, वो indirect है, बट एक्चुअली में है तो फोर्स यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर भी यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स होगा एक्चुअल में, जो अपने आप में जो है वो ऑफेंस ही माना गया है हमारे इंडियन पेनल कोड, वो बैटरी। देन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, पर्सन के अगेंस्ट ही, when someone's way is restricted unlawfully from all possible direction, जिसको हम लोग wrongful confinement बोलते हैं, so as to prevent him from moving in a direction for some period, however short, it is called a false imprisonment। और इंडियन पेनल कोड में इसको हमने wrongful confinement की जगह दी हुई है, यहाँ पर उसको हम लोग false imprisonment की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो हमारे है ऑफेंस, आपके माइंड में अगर नहीं भी है तो अब क्लियर है कि ये जो पर्सन के अगेंस्ट है, ये भी ऑफेंस ट्रेसपास है, इंडियन पेनल कोड में हमने पढ़े हुए हैं। बट आप ट्रेसपास को कुछ प्रॉपर्टी की गार्डिंग लेके, इसलिए आपको वहां पर पता नहीं लगा उसका आंसर। अदरवाइज अगेंस्ट द ट्रेसपास अगेंस्ट द पर्सन है, वो आपके सामने है। किडनैपिंग करना, रॉन्गफुल कन्फाइन करना, ये हमारी बेसिकली फॉल्स इम्प्रिजनमेंट आती है। असॉल्ट करना बैटरी है, वो यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट द पर्सन, इट इज अ ट्रेसपास अगेंस्ट द पर्सन। और आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है फॉर अनलॉफुल अरेस्ट के अकॉर्डिंग अगेंस्ट एंड कास्ट एन ऑब्लिगेशन ऑन अपॉन द स्टेट, कि अगर आप किसी को अरेस्ट करना चाहते हो तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो, उसके बाद आप उसको अरेस्ट कर सकते हो।
सेम है सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी, वो भी सेम इशू जो है हमारा उसके रिगार्डिंग है। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन जो है उसके रिगार्डिंग उसको हमने अधिकार दे रखे हैं। तो अगर कोई प्राइवेट पर्सन आपको अरेस्ट कर रहा है और हैबिचुअल ऑफेंडर को अरेस्ट कर रहा है, जो जिसने वो नॉन कॉग्नियल ऑफेंस कमिट किया, नॉन ऑफेंस कमिट किया, उसको आप अरेस्ट कर रहे हो, एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर रहा है विद अ गुड इंटेंशन ताकि वो पर्सन भाग ना सके, एंड देन अगेंस्ट देयर यू हैंड ओवर दैट पर्सन टू द पुलिस, तो वो ऑफेंस नहीं है। इट इज नॉट अ फॉल्स और wrongful confinement of a person, as a specific right is given to the private person to make the apprehend or to make the arrest of any criminal person जिसने कॉग्निजेबल और नॉन ऑफेंस कमिट किए, आपको अधिकार दिया हुआ है। तो वहां पर अगर आप वो अधिकार को यूज कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं ट्रेसपास में कवर नहीं होगा, इट्स नॉट एन ऑफेंस। देन डिफेंसेस क्या है हमारे अगेंस्ट ट्रेसपास टू बॉडी? डिफेंडेंट हैज अ right to take any kind of defense against the plaintiff। अगर उसने plaintiff ने सूट फाइल किया कंपनसेशन के रिगार्डिंग अगेंस्ट द ट्रेसपास अगेंस्ट द बॉडी, तो वहां पर जो है वो डिफेंडेंट ही हैज अ राइट टू टेक द डिफेंस। द फर्स्ट इज कंसेंट ऑफ द plaintiff। he may take the objection that कि भाई यहाँ पर तो plaintiff की खुद की कंसेंट थी कि वो उसके अगेंस्ट वो स्पेसिफिक एक्ट कमिट करे। अगर defendant prove that there was a consent of the plaintiff behind that act, so defendant cannot be said to be trespass, and defendant cannot be asked to pay the compensation to the plaintiff। The second is contributory negligence। By proving कि वहां पर plaintiff की खुद की नेग्लिजेंसी भी थी, he was also included कि वो जो नेग्लिजेंस पार्ट था plaintiff का वो भी वहां पर उसमें एक्ट में इंक्लूड था। So if you prove that particular act be a negligence on the part of the plaintiff, तो डिफेंडेंट की लायबिलिटी है वो कहीं ना कहीं मिटिगेट वो कम हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, कम हो जाएगी। और वहां पर एक कहीं ना कहीं सिचुएशन अराइज हुई थी जहां पर जो है कॉम्प्रोमाइज सिचुएशंस अराइज हुई, दोनों में कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं कॉन्ट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस में अगर आप प्रूव कर रहे हो प्लांटिव की जो नेग्लिजेंस थी तो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं पाएगी, आप लायबल तो हो जाओगे, बट कहीं ना कहीं जहां पर अगर आपको कॉम्पनसेशन 1 लाख था वो होता ही वो अराउंड 60,000 आ जाए, 50,000 आ जाए, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस जो थी पार्ट ऑफ द प्लांटिव के रिगार्डिंग वो तो डिडक्ट हो गई होगा, तो वो भी आप डिफेंस ले सकते हो। देन सेल्फ डिफेंस आप ये भी प्रूव कर सकते हो। अगर प्लांटिव ने सूट फाइल किया तो आप कह सकते हो वो मेरा सेल्फ डिफेंस में एक्ट किया था मैंने। A person to protect himself from the unruly element or by another such person or incident can trespass on the property or preclude the act from the conviction. But a proportionality and probability should be kept in the mind while using the property of the plaintiff to intrude on it so as to proved by the defendant that there was no other options। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा वहां पर अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं था, ये डिफेंस लेना ही पड़ा। सेक्शन की अगर बात करें आपके इंडियन पेनल कोड में भी सेक्शन है हमारे जहाँ पर हमने स्पेसिफिकली ये किया था कि अगर कोई पर्सन लाइक 99 सेक्शन था हमारा इंडियन पेनल कोड का, जहाँ पर हम लोग कह रहे थे कि एक पर्टिकुलरली जब आप डिफेंस की बात कर रहे हो, प्राइवेट डिफेंस लेके आ रहे हो, तो वहां पर आपके पास जो अधिकार था लाइक कि आपके पास आप पुलिस को अप्रोच कर सकते थे, वो आपने पहले यूज किया हो। जब वो आपके पास टाइम ही ना होगी आप उसको पुलिस को अप्रोच कर सकते हो, तब आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। तो there was no other option, यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया कि डिफेंडेंट के पास अदर कोई ऑप्शन नहीं था, उसके पास सिर्फ सेल्फ डिफेंस एक वे था, उसने सेल्फ डिफेंस किया। देन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इज अनदर पॉइंट, वो भी एक प्रूफ करता है डिफेंस में। The authority compelled by law to carry out search and seizure and the cases where the consent is taken to conduct a bodily search would not be interpreted as the trespass on the body of the person. Even a police officer using the lawful power which was given to him by law, and he entered into the house of someone else to conduct the search and seizure, where he conducted the bodily search of the person, तो वहां पर अगर वो कहीं ना कहीं यूज कर रहा है फोर्स या फिर कहीं उसको कंफाइन कर रहा है फॉर द पर्पस टू टेक
टू कंडक्ट द सर्च और सीजर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, तो वहां पर कहीं भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो उसने ट्रेसपास कमिट किया है, क्योंकि देयर वाज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड दैट अथॉरिटी हैड गिवन द पावर टू दैट पर्टिकुलर पर्सन टू कंडक्ट सर्च एंड सीजर। और जहां पर लॉ कह रहा है वहां पर वो ऑफेंस नहीं है। एंड द लास्ट वन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक पीस। पब्लिक पीस को प्रिजर्व करने के लिए अगर फॉर द टाइमिंग अगर आपको बंद रखा गया है कमरे में, इट इज नॉट अ ट्रेसपास, इट इज नॉट अ ट्रेसपास। सिचुएशन समटाइम्स ऐसी होती है कि आपको बंद किया जाता है। अगर किसी ने देखा होगा कि जब हम लोग 370 आर्टिकल हमने खत्म किया था, तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, सबको नजरबंद किया था। जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज थे वहां पर, जितने भी हायर पॉलिटिकल पर्सन थे, उनको नजरबंद किया था घर में। उनको जेल में नहीं रखा गया था, उनको उनके घर में ही बंद कर दिया और सारे कनेक्शन खत्म कर दिए, सारे फोन कॉल्स, नेट, सारी फैसिलिटी खत्म कर दी ताकि वो अपनी आवाज जनता तक पहुंचाई ना सके। वहां पर वो करना जरूरी था अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, इट वाज अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो ना करते तो शायद वहां पर दंगे हुए थे और वहां पर कुछ रिजल्ट कुछ और होता। अराउंड 2 मंथ तक उनको नजरबंद किया गया था। जब वहां पर पता लगा कि अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तब वहां पर उनको थोड़ी सी रिलीफ दी गई थी। तो वो एक्ट करना पड़ता है समथिंग, जस्ट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द पब्लिक पीस इन द सोसाइटी। अगर किसी को हम लोग नजरबंद कर देते हैं तो इट इज नॉट अ ट्रेसपास एट ऑल। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट कि ट्रेसपास अगेंस्ट द पर्सन भी होना चाहिए। तो अभी द सेकंड इज ट्रेसपास अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तो आपको पता ही है कि प्रॉपर्टी अगेंस्ट हम लोग ट्रेसपास करें तो वो हमने डिस्कस किया कि क्रिमिनल ट्रेसपास है। तो ट्रेसपास जो है अगेंस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी भी होता है, वो इमल प्रॉपर्टी भी होता है, कोई भी होती है प्रॉपर्टी। तो सो इट इज द टेकिंग wrongfully or forcefully interfering with the goods of another। अगर वो मूल प्रॉपर्टी है तो वो ट्रेसपास है। हालांकि ये डिफरेंट है। अगर इमल प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग बात करें और मूल प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग बात करें, तो दोनों है तो प्रॉपर्टी, पर दोनों के जो है सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं हमारी। रॉन्गफुल इंटेंशन वहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोग ट्रेसपास कमिट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग लैंड के बारे में बात करें, अगर वहां पर आप एंटर कर गए तो वहां पर इंटेंशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। हमेशा रोल प्ले इंपॉर्टेंट करती है कि अगर आप उसको क्राइम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बिना इंटेंशन के अगर आप एंटर कर रहे हो किसी की लैंड में तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अगर वहां पर आपकी वजह से किसी को नुकसान होता है तो वहां पर फिर इंटेंशन नहीं दिख जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट रोल है। लाइक समवन, अगर कोई पर्सन अंडर द लिकर जो उसने कंज्यूम की थी, इंटॉक्सिकेंट सिचुएशन में था, शराबी हालात में था, तो वो किसी की प्रॉपर्टी में एंटर कर गया। अब वहां पर उसकी टेंशन तो इट वाज नॉट देयर, बट वहां पर उसने डैमेज कर दिया किसी प्रॉपर्टी को। जब ग्रोइंग क्रॉप्स को उसको काफी डैमेज किया तो है तो वो ट्रेसपास, लेकिन वहां पर इंटेंशन नहीं थी, बट कहीं ना कहीं उसको कवर किया गया कि वो आप क्रिमिनल ट्रेसपास में आप एंटर करोगे। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी रॉन्गफुल इंटेंशन नेग्लिजेंस जो है वो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ट्रेसपास टू गुड्स। लेकिन समहाउ ये एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जरूर होगा हमारा, अगर हम लोग ये कवर करना चाहते हैं कि वो ट्रेसपास को हमें इंटेंशन प्रूव करनी होगी। लेकिन कई ऐसे सिचुएशंस, कई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पर इंटेंशन अगर ना भी हो तभी हम लोग उसको कवर करेंगे ट्रेसपास के लिए। जब हम लोग ट्रेसपास करते हैं अगेंस्ट एनिमल प्रॉपर्टी लाइक लैंड, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपने कवर किया होगा सेक्शन 6 को, किसी को याद है? एनीवन, किसी को याद है सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एसआरए? हाँ जी सर, बिल्कुल। क्या है सर वो? वो
सेक्शन 6 में सर ये है कि वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाएगा सर, अगर वो ट्रेसपास हो है जाता क्या? है। सर सेक्शन 6 में आई थिंक वो अनलॉफुल पोजेशन के रिगार्डिंग है कि रेंटेड प्रॉपर्टी, अगर कोई ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्टली सर ऐसा सर इमूवेबल प्रॉपर्टी सर जो पर्सन को डिस्पोजेस कर दिया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से वो सूट Yes. फाइल करता है। अगर डिस्पोजेस किया जाता है जी सर। तो वो पर्सन जिसको डिस्पोजेस किया गया he has a limitation period within 6 months he has to file a suit, और सूट फाइल करके वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस रिकवर कर सकते। लॉ कहता है कि चाहे वो ऑनर है चाहे वो कोई भी है प्रॉपर्टी का, वो अगेंस्ट लॉ जाकर उसको एविक्ट नहीं कर सकता। अगर एविक्ट करना चाहते हो तो आपके पास राइट है, रेंट एक्ट में जाओ, आप वहां पर एविक्शन के रिगार्डिंग सेक्शंस हैं, आप सूट फाइल करो उसके रिगार्डिंग, एविक्शन के रिगार्डिंग आप एविक्ट कर लो, और यू कैन नॉट टेक द लॉ इन हैंड, नहीं कर सकते आप। तो इसलिए अगर आप ट्रेसपास कर रहे हो, किसी को डिस्पोजेस कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं देखो अपराध भी होगा, और उसके लिए जो है वो प्रावधान भी रखा गया सेक्शन 6 में ऑफ द एसआरए एक्ट में, के लिए जिसको अगर ट्रेसपास को एक का जो विक्टिम है वो अपनी प्रॉपर्टी को वो वापस ले सकता है, ही कैन गेट द बैक, जो गेट बैक द प्रॉपर्टी जिसमें उसको डिस्पोजेस किया गया। So there is a magazine, the query clauses, the fate defines land, and the land includes not only the surface and any building on it, but also the airspace and soil, insofar as these are vested on the plaintiff. तो ये अधिकार आपको दिए गए। मैं जब हम लोग प्रॉपर्टी लाइक टीपीए के एक्ट की बात करते तो वहाँ पे हमने प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डेफिनेशन की थी, तो वहाँ पर हमने कवर किया था कि जो एयर स्पेस है वो और जो सबऑइल जो है वहाँ पर अगर जितना भी जो मटेरियल्स होगा तो वो भी आपका ही है, अप टू सर्टेन लिमिट तक वो आपका ही अधिकार माना जाएगा। तो द एक्शन टू ट्रेसपास टू लैंड पेनलाइज डायरेक्ट इंटरफेरेंस विद द अदर पीपल्स लैंड, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो ऑफेंस माना जाएगा कि अगर आप किसी को ट्रेसपास करो तो वो गलत है। तो ट्रेसपास इज मेनली अ रॉन्ग अगेंस्ट द पोजेशन एंड इज अवेलेबल एट टाइम्स अगेंस्ट द ऑनर हिमसेल्फ। ऑनर के अगेंस्ट भी ट्रेसपास होता है, इसलिए सेक्शन 6 लगा गया है। सेक्शन 6 में अगर ऑनर आपको डिस्पोजेस करा तो आपके पास राइट है, आप अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हो। तो एस्टैब्लिश एंड द एंट्री ऑन द प्रॉपर्टी वाज विद इंटेंट टू अनॉय, intimate or insult. It is necessary for a court to be satisfied that causing such annoyance, intimidation or insult was the aim of the entry. ये आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा ट्रेसपास के रिगार्डिंग कि अगर कोई पर्सन ट्रेसपास कर रहा है, इट मींस एंटर कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी में, उसका एम क्या है, विद द इंटेंट क्या है, उसका एम है टू अनॉय करना, टू इंटीमेट करना, इंसल्ट करना आपकी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है कि आप कोर्ट को ये सेटिस्फाइड करो कि वो जो अनॉयंस दे रहा है, हमें इंटिमिडेशन दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, वाज द बेसिकली एम ऑफ द एंट्री, आप उसको प्रूव करो। तो ये सिर्फ अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, आपको यहाँ पर उसकी इंटेंशन को प्रूव करना पड़ेगा, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। Then no one has the right to dispossess the trespasser if he is in settled possession of the property, and he cannot be evicted unless due process of law is followed. As per section 6 is concerned of SRA, ये बात वहां पर लिखी गई है। ट्रेसपासर अगर आपकी प्रॉपर्टी में बैठा है, सेटल्ड पोजीशन में बैठा है, पिछले लंबे समय से वो बैठा हुआ है, उसकी ट्रेसपासर जो आपकी प्रॉपर्टी में कब्जा करके बैठा हुआ है, तो आप अगर आप उसको एविक्ट करना चाहते हो तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करोगे। यू कैन नॉट टेक द लॉ इन हैंड और यूज अ मैन फोर्स अगेंस्ट हिम और उसको डिस्पोजेस करो। सो अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ द प्रिस्क्रिप्टिव इजमेंट, वहां पर भी प्रिस्क्रिप्टिव इजमेंट जो आपने पढ़ा होगा, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी ओनर लॉसेस द एब्सोल्यूट राइट ऑफ टू एक्सक्लूड whether a non-owner has used that land openly, peacefully, continuously, and under a claim of right adverse to the owner of the property set forth by a particular state. Around 20 years के बाद वो आपका प्रिस्क्रिप्टिव राइट भी आया था आपका, जिसको प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट भी बोलते हैं। और ईजमेंट राइट में वहां पर जो अगर वहां पर एक बार आपका राइट हो गया तो वो अगेंस्ट द ऑनर भी जाएगा।
और ऑनर जो है फिर आपके उस इजमेंट राइट को जो है वो खत्म नहीं कर सकता। तो ये इसलिए इसको ध्यान रखना है कि जहां पर हम लोग प्रिस्क्रिप्टिव राइट की बात कर रहे हैं, जहां पर हम लोग ट्रेसपासर की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो आप लॉ को हाथ में नहीं ले सकते। अगर वहां पर प्रिस्क्रिप्टिव इजमेंटरी राइट आ गया आपका, तो आपके पास अधिकार है। सेम वे अगर हम एडवर्स पेशन की बात करें, तो एडवर्स पेशन का आपने रूल पढ़ा होगा, कितने इयर्स का है एडवर्स पेशन? 12 years, sir. Okay, 12 year against the individual. What about the government? 30. 30. ठीक है, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है फिर हमारे पूरे इंडिया में वाकफ बोर्ड के रिगार्डिंग, वाकफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपने सुना होगा, सुना है? आपके कई स्टेटों में भी होंगे, आप वाकफ प्रॉपर्टी वाकफ बोर्ड होगा, 100% होगा। यस सर। तो वहां पर रजिस्ट्री नहीं होती, उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं होती। अगर वहां पर आप बैठे हो तो वाकफ बोर्ड इज अ स्टेट, इट इज अ स्टेट। तो अगर वहां पर आप बैठे हो, तो आप कह रहे हो कि मैं 12 साल हो गए बैठे हुए वहां पर, तो मेरा वो जो रिवर्स पेशन का राइट है, वो रिवर्स पेशन का राइट है आपका कभी भी नहीं आएगा। अच्छा नहीं सर। यू हैव टू कंप्लीट 30 इयर्स, आपको 30 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे वहां पर। उसके बाद फिर आपको कभी भी जो है वो डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा। बट वो जो एडवर्स पोजीशन का राइट है, वो आप कब यूज करोगे? हमने इसके रिगार्डिंग भी डिस्कस की थी। एडवर्स पोजीशन का राइट आप सूट फाइल करोगे, क्या करोगे? अगर राम के पास प्रॉपर्टी है, सपोज प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और राम के पास अराउंड 14 इयर्स हो गए, वो पीसफुली एंजॉय कर रहा है प्रॉपर्टी को, तो क्या अगर राम उस प्रॉपर्टी में अपना एडवर्स पेशन का राइट जो है वो क्लेम करना, लाइक वो डिक्लेयर करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? राम सूट फाइल करेगा या क्या करेगा? सर सूट फाइल नहीं करेगा। यस, वो सूट फाइल कभी नहीं करेगा। वो हमेशा डिफेंस में लेके जाएगा कि मैं एडवर्स पोजीशन में हूँ। हाँ जी सर। सिर्फ डिफेंड एज ए डिफेंडेंट ही आप उसको क्लेम कर सकते हो एडवर्स पोजीशन को। एज ए प्लेंटिफ आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। हाँ जी सर। वो इसलिए SRA इसको, में आ रहा था। हाँ बिल्कुल, इसमें इसको ध्यान में रखना कभी भी। नाउ वी हैव अ सर्टेन केस लॉ, सैंडनी कैलमी का केस है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के रिगार्डिंग ऊपर। सर्च एंड सीजर ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ अपीलेंट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एक्ट ऑफ ट्रेसपास। एज अ सेड कि जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, अगर वहां पर सर्च एंड सीजर का अधिकार किसी पर्सन को दिया गया है, तो वो अगर आपकी प्रॉपर्टी में एंटर करके विदाउट योर कंसेंट अगर आपको सर्च कर रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स को सीज कर रहे हैं, इट इज नॉट अबाउट ओनली कि वो पुलिस है। हमारे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बहुत सारी है, सीबीआई आ गई, लाइक अगर अगर विजिलेंस की बात करें वहां पर भी आ गया। तो ऐसी कई अथॉरिटी मिल जाएंगी जहां पर वो आपके घर पे एंटर करके वो प्रीमाइसेस को चेक कर सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ट्रेसपास किया। तो कोई भी प्रोसीजर जो ट्रुथ को फाइंड आउट करने के लिए किसी पर्सनली स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के द्वारा कोई एक्ट किया जा रहा है, तो वो कभी भी ट्रेसपास नहीं आएगा, उसको ट्रेसपास कभी भी नहीं बोल सकते। अमित कुमार वर्सेस रमेश चंद्र का केस है हमारे पास। There was a civil transaction between the parties. It would not by itself alter the status of the allegation constitute criminal offenses. जहां पर सिविल ट्रांजेक्शन अवेलेबल हैं, सूट चल रहा है सिविल का, अपने आप में वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा। It would not by itself alter the status of the allegations constituting the criminal offense. अगर वहां पर सिविल ट्रांजेक्शन हो रही है तो सिविल रहेगी, इट कैनॉट बी एंटर्ड इनटू द क्रिमिनल offense, वो कभी भी ऑटोमेटिकली हमारे पास केवल में आती है। सेक्शन 9 ऑफ सिविल एसआरए जो है वो प्रोटेक्ट कर द पोजीशन ऑफ द टेनेंट फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑफ द और बाय द ओनर इवन आफ्टर द सेशन ऑफ टेनेंसी, हाउएवर देयर नीड्स टू बी settled possession in it and of the tenant, and this possession is juridical and is protected by the statute. तो वहां पर भी आपको अधिकार दिए गए सेक्शन 9 में भी स्पेसिफिकली फैक्ट में पोजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, टेनेंट के पोजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर कोई भी ऑनर जो है वो आपको ड्राइव कर रहा है आपके राइट को,
तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो आप राइट यूज कर सकते हो SRA के रिगार्डिंग, तो आपको रिलीफ मिलेगी। देन वी वन अदर केस PV Surya Rao के रिगार्डिंग वी हैव केस plaintiff owned a certain amount to the defendant which he was unable to pay. पे नहीं कर पाया, he was unable to pay. The defendant in order to collect the amount thought to visit plaintiff's house. यहाँ पर डिफेंडेंट देखो, प्लेंटिफ ने नो डाउट डिफेंडेंट को कुछ पैसे देने थे। अब प्लेंटिफ की सिचुएशन ऐसे आई वो ही वाज अनेबल टू पे दैट अमाउंट। अब डिफेंडेंट को लगा कि अगर मुझे वो पैसे कलेक्ट करने हैं तो मुझे विजिट करना पड़ेगा प्लेंटिफ के घर में, एंड ही देन एंटर्ड इनटू द हाउस ऑफ द प्लेंटिफ। कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी थी, sell some movable property, movables to recover the amount, उन्होंने सेल कर दी, कुछ मूल प्रॉपर्टी को सेल कर दिया ताकि वो अपना पैसा रिकवर कर सके। डिफेंडेंट जो था बेसिकली he called a goldsmith, डिफेंडेंट ने वहीं पे ऑन द स्पॉट गोल्डस्मिथ को बुलाया to evaluate the value of the gold in the house of plaintiff। अब ये देखो ध्यान में, डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के घर में एंटर किया, वहां पर कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी गोल्ड वगैरह उठाया, वहीं पे ऑन द स्पॉट गोल्डस्मिथ को कॉल किया कि वहां पर आके वो एवेल्युएट कर सके गोल्ड को। देखो जबरदस्ती उसने भी नहीं की, उसने एवेल्युएशन करवाई कि भाई मैंने तो इतना पैसा लेना था और जितना गोल्ड होगा, अगर वो पूरा अमाउंट मुझे पे होता है तो मैं बाकी का आपको वापस कर दूंगा। इट मींस उसको इस इंटेंशन से उसको कॉल किया गया था गोल्ड स्मिथ को, ताकि वो इवेल्युएट कर सके वैल्यू ऑफ द गोल्ड इन द हाउस ऑफ प्लेंटिफ। बट द पर्सन स्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ सच इवेल्युएशन नियर द हाउस borrowed अमाउंट फ्रॉम अनदर टू गिव इट टू द डिफेंडेंट। बट कहीं ना कहीं किसी ने पैसों का प्रबंध किया और डिफेंडेंट को दे दिया। एंड आफ्टर द डिफेंडेंट हैड टेकन द अमाउंट द प्लेंटिफ सूड हिम फॉर असॉल्ट। अब ठीक है, डिफेंडेंट को तो पैसा मिल गया, कोई नेबर था उसने उसको पैसे दे, ठीक है ये लो पैसा आप जाओ। डिफेंडेंट को पैसा चाहिए था, उसको पैसा मिला और वो वहां से निकल गया, लेकिन उसके बाद प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया डिफेंडेंट के अगेंस्ट द असॉल्ट। It was held that since the defendant had after the arrival of the goldsmith, जब उसने गोल्डस्मिथ को कॉल किया था उस जगह पर, said nothing and did nothing, and threat of the use of force by the goldsmith to the plaintiff was too remote a possibility to have put the plaintiff in near of the immediate or instant violence, so there was no assault। उन्होंने कहा कि जब गोल्डस्मिथ को वहां पर कॉल किया गया था तो उसके बाद डिफेंडेंट कुछ नहीं बोला, उसको इवन प्लेंटिफ भी कुछ नहीं बोला, वो kept mum। गोल्डस्मिथ ने उसको वैल्यूएट किया, बट वहां पर कहीं भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, रिमोट पॉसिबिलिटी भी नहीं थी। नियर प्रॉक्सिमिटी तो बात की बात है, रिमोट पॉसिबिलिटी वहां पर भी थी नहीं बिल्कुल कि वहां पर वायलेंस क्रिएट किया गया हो किसी ने। तो इसलिए लॉ ने कहा, कोर्ट ने कहा कि देयर वाज नो सॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट, और वहां पर वो अपनी रिकवरी के लिए आया था, नो डाउट वहां पर कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, देयर वाज नो बैड इंटेंशन। जैसे ही एंटर्ड इनटू द हाउस टू रिकवर द अमाउंट, और वहां पर आपके नेबर ने उसको पैसे देकर वो वहां से वो चला गया विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ असॉल्ट, विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस। तो इसलिए कोर्ट ने कहा ये कहीं ना कहीं बिल्कुल भी असॉल्ट की डेफिनेशन में कवर नहीं करता। देन वी वर रेड वर्सेस कुकर का केस है। P and his men surrounded P। P और उसके साथियों ने P को घेर लिया। रोलिंग अप देयर स्लीव्स, रोलिंग अप देयर स्लीव्स नॉर्मली हम लोग करते रहते हैं ना, देख कर किसी को बाजू को चढ़ा ऊपर कर लेना, राइट। एंड थ्रेटन टू ब्रेक P's neck, हम तेरी गर्दन को तोड़ देंगे if he didn't leave। P was the rent collector। अब P जो था वो रेंट कलेक्टर, वो आपके घर में अगर आया तो वो रेंट कलेक्ट करने के लिए आया है। तो एंटर D's वर्कशॉप एंड रिफ्यूज टू गो अंटिल द रेंट वाज पेड। अब वो जो P था वो कहता भाई आप मुझे मारो, आप मुझे पीटो, आप मेरी गर्दन तोड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहाँ पर रेंट कलेक्ट करने के लिए आऊँ, रेंट कलेक्ट करके लेके ही जाऊंगा। उसने भी मना कर दिया। अब लॉ कहता है भाई यहाँ पर दिस वाज एन असॉल्ट, डेफिनेटली दिस वाज एन असॉल्ट। अब डी जो उसके साथियों ने किया वो असॉल्ट था। द कंडीशन दैट द थ्रेट वाज नॉट इनफ टू नलिफाई इट। कोर्ट ने कहा बेसिकली ये जो भी इसने किया, वो जो पी था ही हैड अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, वो रेंट कलेक्ट करने के लिए आपके घर पे आया था, आपकी वर्कशॉप में आया था, तो वो उसकी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी थी कि वो रेंट कलेक्ट करके ही जाए। बट डी एंड देयर इज जो उसके co-accused थे, जो भी उसके साथ थे, के मैन थे, उन्होंने उसको थ्रेट किया
तो वो कहीं ना कहीं जो है वो सॉल्ट की डेफिनेशन में कवर हो जाए। तो इट इज बेसिकली असॉल्ट, जो हम लोग सॉल्ट ट्रेसपास के बारे में करें तो 2 पॉइंट है हमारे पास जहाँ ट्रेसपास के रिगार्डिंग, ट्रेसपास अगेंस्ट द पर्सन, ट्रेसपास अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। हालांकि दोनों ही मेनल कोड BNX में हम एक्स में हमने कवर किए हुए हैं। अगेंस्ट द लाइक कोई भी ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन है तो कोई भी अगेंस्ट द प्रॉपर्टी है, वो सारे के सारे ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, सारे के सारे अगेंस्ट द ऑफेंस द बॉडी, वो ट्रेसपास में कवर नहीं होते। जहाँ पर सॉल्ट कर रहे हो, बैटरी कर रहे हो, वो डेफिनेशन में कवर होते हैं अगेंस्ट द ट्रेसपास अगेंस्ट द पर्सन। अदरवाइज प्रॉपर्टी की बात करें तो वहां पर स्पेसिफिकली सेक्शंस ऐड अप किए गए हैं क्रिमिनल फोर्स के रिगार्डिंग, क्रिमिनल ट्रेसपास वहां पर स्पेसिफिकली सेक्शंस ऐड अप किए गए हैं, वो स्पेसिफिक सेक्शंस है। अदरवाइज हम लोग अगेंस्ट द बॉडी की अगर बात करें तो हमारे देयर इज नो स्पेसिफिक सेक्शन जहां पर हम लोग ट्रेसपास वर्ड यूज कर रहे हैं, इसलिए ये इसको ध्यान रखना। देन वी वन ऑफ द टॉपिक इज द मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। व्हाट डज इट मीन बाय मैलिशियस प्रोसिक्यूशन? हाँ जी राम। सर ये पूछना था, जैसे बॉडली ट्रेसपास और ये प्रॉपर्टी ट्रेसपास है, जो केस क्रिमिनल है सर, उसमें सर जो कंपनसेशन का जो केस है ना सर, हम वो कहाँ लगाएंगे? सिविल में लगाएंगे या उसी साथ चलेगा सर? नॉर्मली मैं बोल, जहाँ पर आपको डैमेजेस हुए हैं, टॉर्ट में डैमेजेस को प्रूव करना वो हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ पर आपने ट्रेसपास किया, राइट, और आपको डैमेजेस हुए, तो आप टॉर्ट में कंपनसेशन क्लेम कर सकते। यू नीड टू प्रूव दैट देयर वाज अ डैमेज अगेंस्ट द एक्ट, तो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर वहां पर कोई डैमेजेस नहीं है तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल भी फिर आपको प्रूव करना बहुत हार्ड हो जाएगा। या वहां पर आप जब अनलीगल डैमेजेस को क्लेम कर रहे हो तो वो क्या प्रूव करोगे आप? नो डाउट कि टॉर्ट में लिखा गया है कि अगर आपका जहां पर लीगल राइट अगर आपका वायलेट हुआ है तो लीगल रेमेडी आज वहां पर ऑब्वियसली आपको दी जाती है। एक राइट जो था ट्रेसपास अगेंस्ट द बॉडी, वो एक साइलेंट हमेशा रखा जाता है, क्योंकि ट्रेसपास में नॉर्मली हम लोग ट्रेसपास अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ही लेके चलते हैं, बट टॉर्ट जो है वो स्पेसिफिकली इसको ऐड करके चल रहा है कि ट्रेसपास अगेंस्ट द बॉडी भी इसको कवर करके चल रहा है। और ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि अगर अगेंस्ट द बॉडी अगर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है तो वहां पर अगर वहां पर कोई लीगल रेमेडी वायलेट हुई है, क्योंकि एज पर द टॉर्ट इज कंसर्न इट इज अ टोटली अनक्वालिफाइड लॉ। अनक्वालिफाइड होने के कारण हमारे पास ये तो इंपॉर्टेंट है कि वहां पर लीगल रेमेडी वायलेट होनी चाहिए। अगर वहां पर लीगल रेमेडी, अगर आपका कोई लॉफुली जो राइट है अगर वो वायलेट होगा तो वहां पर आपके लीगल रेमेडी भी आपको अवेलेबल होती है साइड बाय साइड। तो इसलिए आपको ये प्रूव करना है कि वहां पर लीगल राइट था मेरा, वो उसको वायलेट किया गया है, तो आप लीगल रेमेडी को क्लेम कर सकते हो। और वहां पर क्योंकि वो कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती हमारी डैमेजेस के रिगार्डिंग, तो वहां पर इसलिए वो उसको अनलिक्विड डैमेजेस में ही रखा जाता है हमेशा, इसलिए वो टॉर्ट में कवर होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ जी, मैलिशियस का मतलब क्या था प्रोसिक्यूशन का? What does that mean by malicious prosecution? सर हाँ जी श्वेता, सर बोलो बोलो। एक ऐसा केस जो कि फेक था जिसकी वजह से डिफेंडेंट के रेपुटेशन को हार्म हुआ, अब वो डिफेंडेंट सूट फाइल करता है कंपनसेशन के लिए और ऑर्डर उसके फेवर में था उस डिफेंडेंट के। So as per Shweta, she said कि if there was a fake case, तो उसको मतलब malicious prosecution के रिगार्डिंग में उसको डील करेंगे। You have heard about that there are many cases in which court said कि accused को acquit किया गया on the basis of the lack of evidence. On the basis of lack of evidence. So whether that accused has a right to file a suit against that under the malicious prosecution against the plaintiff, against the complainant. हाँ जी सर, बिल्कुल वो राइट है सर। राइट है। हाँ जी, कोई और?
नॉर्मली जब आप लोग क्रिमिनल जजमेंट की बात करते हैं तो वहां पर ऐसे लिखा जाता है लास्ट पैरा में, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फेल्स टू प्रूव द केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट एंड ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस द accused is acquitted from the charges. लॉ ये एडमिट तो कर रहा है कि ऑफेंस तो जो उसने किया है उसके रिगार्डिंग चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, लेकिन उसको इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि वहां पर लैक ऑफ एविडेंस है, लैक ऑफ एविडेंस, सबूतों को प्रॉपरली प्रूफ नहीं किया गया। वहां पर ये नहीं एडमिट किया गया, ये नहीं वर्डिक्ट की गई कि ये जो केस है वो गलत है। यहाँ पर फर्क होगा दोनों। जहां पर हम लोग मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की बात करें तो वहां पर उसकी जजमेंट में वर्डिक्ट ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग वहां पर वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि ये जो केस है पूरा का पूरा गलत है। लाइक इन केस ऑफ रेप केसेस में नॉर्मली जजेस जो है वो वर्डिक्ट दे देते हैं कि इट्स अ टोटली एक्सटॉर्शन बेस्ड केस। ऐसी वर्डिक्ट आपको मिल जाएंगी यहाँ पर कोर्ट ने कहा ये तो एक्सटॉर्शन पर्पस के लिए केस किया गया था, ये रेप केस में फॉल नहीं करता। दैट इज अ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। But if the accused was acquitted on the basis of lack of evidence, it cannot be said that the complainant had filed a malicious prosecution against malicious prosecution against the accused. वो नहीं है बिल्कुल। हाँ, श्वेता की जो एक लाइन है वहां पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि जहाँ पर वो फेक केस है, it will cover under the definition of the malicious prosecution. ठीक है राम? सर उसका, हाँ सर उसका राइट तो होगा ना सर, फिर भी ये राइट होगा तो क्या होगा, एविडेंस है सर। आपका राइट है, आप सूट फाइल करते रहो तो कोर्ट ने देखा है ना, कोर्ट तो ना देगी आपको वो फिर कंपनसेशन मैलिशियस प्रोसिक्यूशन रिगार्डिंग। कोर्ट कहेगी वो कौन सा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ एविडेंस आप क्विट हुए हो। अगर उसके पास एविडेंस होते फिर वो आपको सजा भी करके दिखाता। लैक ऑफ एविडेंस दैट मींस द केस वाज नॉट प्रूव्ड बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, although it was proved 90%, 95%, but it was not proved beyond the reasonable doubt. यहाँ पर बैलेंस ऑफ क्रिमिनल्स तो नहीं ना काम करता, लाइक इन सिविल केसेस बैलेंस ऑफ क्रिमिनल्स काम करता, तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ क्रिमिनल्स तो काम नहीं करता। हम लोग तो ये बात करें कि वहां पर बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना पड़ेगा। टू आई विटनेसेस डिपोज अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, बट एनी हाउ दो ऐसे आई विटनेस थे जो हॉस्टाइल हो गए कोर्ट में, अगर उन्होंने उसकी फेवर में आंसर दे दिया, maybe by way of taking a consideration from the accused person, कुछ भी हो गया, कुछ भी हो सकता है, चाहे उसने पैसे ले लिए हो accused से उसके फेवर में एविडेंस देने के लिए, कुछ भी हो सकता है लॉ में, कोर्ट में। तो इसलिए ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस अगर उसको क्विट किया गया, इट वाज नॉट अ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। यू कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द कंपनसेशन, आप नहीं कर सकते। तो पहले बात ये बिल्कुल क्लियर है। श्वेता ने एक बात तो क्लियर की कि वो अगर वो फेक है तो इट इज अ मैलिशियस, इसको भी यहाँ पर लॉ ऑफ फ्रॉड पे रखा गया है। तो यहाँ पर इसलिए वर्ड यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉल्स, फॉल्स मींस फेक, एज पर जो श्वेता ने कहा कि वो फेक है तो वो फॉल्स है। फॉल्स क्रिमिनल बैंक्रप्सी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल that are motivated out of the malice and are not supported by any element of reasonable responsibility or probability. It was totally false. False criminal proceeding, false bankruptcy, false liquidation proceedings आप अगेंस्ट की आ रही है, तो वो सारी अगर false है तो वो बिल्कुल गलत है। तो फिर आपके पास वो malicious prosecution के रिगार्डिंग राइट है। तो essential element क्या है malicious prosecution law? To assert the condition of malicious prosecution, the plaintiff has to establish जो एक्ट बाय डिमांड है has all component that are imperative to establish the liability in such cases that are inevitable. अब क्या है, सबसे पहले वो कौन सी जो चीजें एस्टैब्लिश आपको करनी पड़ेगी। फर्स्ट, डिफेंडेंट मस्ट हैव इंस्टीट्यूट ऑफ फॉल्स प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्लेंटिफ। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने फॉल्स प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट सूट फाइल किया था, इंस्टेड ऑफ फॉल्स प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्लेंटिफ। द प्रोसीडिंग सो इंस्टीट्यूटेड वर एज अ रिजल्ट ऑफ शीर मैलिक and must not have any element of reasonableness or probability. आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। दुश्मनी, शीर मैलिक, पास्ट कोई एक्ट होता है, पास्ट भी एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है जिसकी बिहाफ पर in order to take the revenge that person has filed a suit merically
वहां पर कोई भी रीजन नहीं है, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। The end result of such proceeding must necessarily be in favor of the plaintiff, be it acquittal or suspension of the suit. तो वो चाहे वो सस्पेंशन ऑफ द सूट है, चाहे वो एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन है फ्रॉम दैट प्रोसीडिंग, तो वो आपको एंड रिजल्ट आपका ये होना चाहिए। बट आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो फॉल्स प्रोसीडिंग थी। जैसे मैंने कहा कि वहां पर अगर वो उसको इक्विट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ एविडेंस, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो उसने फॉल्स प्रोसीडिंग की थी। अगर किसी को पर्सन को मारा पीटा गया है, उसको इंजरी दी गई है, ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड, उसने आपके अगेंस्ट जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली, इसके बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, तो देयर वाज अ लिंक मिसिंग इन दैट पर्टिकुलर केस जहां पर आपको क्विट किया गया था। अब ये तो है कि अगर आपने मारपीट किया तो वो हॉस्पिटलाइज था, तो यू कैन नॉट से इट वाज अ फॉल्स प्रोसीडिंग। तो ये आपको सारे के सारे इंग्रेडिएंट प्रूव करने पड़ेंगे कि वहां फॉल्स प्रोसीडिंग थी। इट वाज ड्यू टू सम लाइक शी मैलिक यहाँ पर रिवेंज के तौर पर उसने सूट फाइल किया था, और उसका रिजल्ट था कि इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ में हुआ है, चाहे उसको इक्विट किया गया, चाहे वो सस्पेंशन ऑफ सूट हुआ है। फोर्थली, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा इट इज फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव दैट दीज प्रोसीडिंग्स हैव आर्बिट्रेरली इंटरफेयर्ड विद हिज लिबर्टी एंड हैज लेड टू एडवर्स रेमिफिकेशन और हिज रेपुटेशन इन द सोसाइटी। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी जो रेपुटेशन हर्ट हुई है उसके कारण। जैसे श्वेता ने कहा कि उसकी अगर रेपुटेशन हर्ट होती है तो आप तो ये आपको प्रूव करना पड़ेंगे चारों के चारे इंग्रेडिएंट्स आप, कि वो फॉल्स प्रोसीडिंग थी जिसके कारण मेरी रेपुटेशन डाउन हुई है, और इट वाज ड्यू टू दैट सम रिवेंज के बेसिस पे उसने सूट फाइल किया था, और जिसमें उसको इक्विट किया गया या उसको उसका सूट ही सस्पेंड किया गया। तो ये 4 इंग्रेडिएंट आपको प्रूव करने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग ये कहते हैं कि वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के रिगार्डिंग आप सूट फाइल कर सकते। अगर सिविल प्रोसीडिंग की बात करें तो ये केस गेनू गणपति वर्सेस बालचंद जीवराज के केस है। Bombay High Court laid out certain civil grounds rules for establishing the civil liability in case of malicious prosecution. Prosecution by the defendant. The foremost requirement to establish the case of malicious prosecution by the plaintiff, it has to be presented that the prosecution was initiated against the plaintiff as a result of arbitrary proceeding by the defendant. आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, arbitrary मीन जानबूझ के false case सूट फाइल किया था। The term prosecution has not been aptly defined in the CRPC. However, with the help of the various precedents जो कोर्ट ने सेटअप किए हैं, we can infer the sense of the terms, its scopes. Contrary to the generic notions, prosecution is not limited to the intimidation of the proceeding against the plaintiff or a formal trial before the court. In case of Muhammad Amin versus Jogendra Kumar Banerjee, the Privy Council laid down the test for contending such a prosecution for the same. The council emphasized on the damage caused to the plaintiff as a result of proceeding, rather than ascertaining the time when a proceeding took the form of prosecution. It was held the plaintiff will have the burden to prove that despite the dismissal of the defendant's complaint by the magistrate, the same did not result in causing damage to. तो लॉ कहते जब आप suppose at the time of during the trial, जब वो ट्रायल चल रहा था इनिशियली, तो वहां पर आपके पास राइट है, जब उसने प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया था आपके अगेंस्ट सिविल में, तो डिफेंडेंट के पास नंबर ऑफ राइट्स है उसको रिवर्ट करने के लिए। तो जब वो प्रोसीडिंग चल रही थी एट दैट टाइम, द डिफेंडेंट हैज अ न्यूमरस राइट्स, जहां पे वो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि वो कह सकता है कि प्लेंटिफ का सूट डिसमिस किया जाए। और प्लेंटिफ का भी ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि वो उस केस को प्रूव करे बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट, यहाँ पर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को वो प्रूव कर सके। अगर वहां पर ये प्रूव किया जाएगा डिफेंडेंट के द्वारा कि वो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो गलत है, जानबूझ के उसने सूट फाइल किया था with the intimate intimidation of the proceedings with a malified intention, तब उसके अगेंस्ट हम लोग ये कहते हैं कि वो मैलिक जो है वो टेंशन जो है वो हम लोग जब हमने प्रूव कर दी, तो उसके अगेंस्ट हम लोग जब ये प्रूव कर सकते हैं कि वो वहां पर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के सूट फाइल वो कर सकता है, अगेंस्ट अदरवाइज नहीं कर सकता। क्योंकि लॉ में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रखा गया है कि अगर उसको इक्विट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ एविडेंस, अगर सिविल सूट में प्लेंटिफ का सूट डिसमिस किया गया जस्ट बिकॉज कि उसने बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को प्रूफ नहीं किया,
तो वी कैन नॉट से कि भाई वो उसने जो प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया था वो गलत। हमारे पास एक रेशियो होती है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, यहाँ पर 50+ अगर आपने प्रूव कर दिया तो आपके फेवर में, जिसने ज्यादा प्रूव किया उसको फेवर में डिसीजन होते होता है। एक तो ये है, दूसरा ये कि अगर आप ये प्रूव कर रहे हो कि उसने जानबूझ के सूट फाइल किया है, तो अगर आप वो पर्टिकुलर इंस्टांस प्रूव कर रहे हो तो फिर हम लोग ये कहते हैं कि वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, नॉट अदरवाइज। अदरवाइज बिल्कुल नहीं है। So what is not a prosecution? And a commonly held principle that any disciplinary action by an authority cannot be regarded as a prosecution by the judicial authority, thus it cannot be subject to the suit of malicious prosecution. अगर कोई भी disciplinary action लिया है आपके against, there are number of example like आपको आप on a government job पे हो, अगर वहां पर आपके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाता है आपके अगेंस्ट, तो वो डिसिप्लिनरी एक्शंस आते हैं हमारे। वहां पर ये नहीं कह सकती वो मैलिशियस है, आप बिल्कुल नहीं कह सकते इज बैक टू द रिजल्ट सूट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, इट कैन नॉट बी सेड। एनी डिसिप्लिनरी एक्शन बाय एन अथॉरिटी वो यूज किया है कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ प्रोसिक्यूशन, वो प्रोसिक्यूशन नहीं है बाय जुडिशियल अथॉरिटी, क्योंकि वो कोर्ट नहीं है। अब इसको समझो बात को, डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन बाय द डिपार्टमेंट इटसेल्फ, बट दैट डिपार्टमेंट इज नॉट जुडिशियल अथॉरिटी। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि दैट एनी डिसिप्लिनरी एक्शन by an authority not by court cannot be regarded as a prosecution, उसको वो प्रोसिक्यूशन की डेफिनेशन में फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन की डेफिनेशन में फॉलो करना है तो उसको जुडिशियल अथॉरिटी के सामने आना पड़ेगा। बस इट कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू द सूट ऑफ द मैलिशियस प्रोसीजर। और जब वहां पर डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंटल एक्शंस लिए जा रहे हैं, कुछ भी लिया जा रहा है, तो वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की डेफिनेशन में कभी भी फॉलो नहीं करेगा। अगर आपको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की डेफिनेशन में फॉलो करना है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो आपका केस है वो जुडिशियल अथॉरिटी के अंडर है, कोर्ट में है, तब जाके आप कह सकते हो। अदरवाइज इन केस ऑफ जस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन वी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज दैट की पर्टिकुलर अथॉरिटी वो जुडिशियल अथॉरिटी है। वी हैव अ केस अजिंदर नाथ वर्सेस जैकब चंद्रा केस है। कोर्ट ने रूल किया था प्रोसिक्यूशन कैन नॉट बी सेड टू हैव बिगन एट द स्टेज वेयर द कंप्लेंट वाज मेड बिफोर अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। प्रोसिक्यूशन की अगर बात करें, अगर कोई पर्सन कंप्लेंट फाइल कर रहा है किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में, तो वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो जुडिशियल अथॉरिटी तो नहीं है। कंप्लेंट फाइल कर तो हम लोग ये कहते हैं प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुई ना हुई है, वो एक अलग से विषय है हमारा। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज है, अदर डिपार्टमेंटल एक्शंस है, वो कहीं भी जुडिशरी जो है वो उस अथॉरिटी में कवर नहीं होते, उसकी डेफिनेशन में कवर नहीं होते। इसलिए वो कभी भी वहां पर अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो वहां पर वो जो पर्टिकुलर एक्शन अगर वो बाद में आपके फेवर में डिसाइड होता है तो आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल नहीं कर सकते। अगर आपको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन सूट फाइल करना है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा द केस वाज फॉल्स, एंड द सेकंड थिंग आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो कोर्ट जो था वो कॉम्पिटेंट कोर्ट था, जुडिशियल कॉम्पिटेंट कोर्ट था, वहां पर वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की गाड़ी होती है। तो डिपार्टमेंट इलेक्शन अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के सामने जो सूट फाइल होते हैं तो वो कभी भी जुडिशरी के अंदर डेफिनेशन में कवर नहीं होते और वो जुडिशरी अथॉरिटी में नहीं होते। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ मैलिक एंड द लैक ऑफ रिस्पांसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी इन प्लेंटिव प्रोसिक्यूशन। आपको ये प्रेजेंस ऑफ मैलिक प्रूव करना पड़ेगा। पहले तो ये प्रूव करना है कि वो अथॉरिटी जो वो जुडिशियल अथॉरिटी है। सेकंड, आपको ये प्रूव करना है प्रेजेंस ऑफ मैलिक प्रूव करना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, जब भी आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल करने चाहते हो तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो मेरे अगेंस्ट सूट फाइल किया गया था वो मैलिकली किया गया, विद बैड इंटेंशन किया गया। वी हैव अ केस जोगिंदर गराबू वर्सेस लिंगाराज पत्रा का केस है। इस केस में कोर्ट ने कहा था ये दिस रिक्वेस्ट एंड lays its emphasis on the intention of the defendant while instituting a suit for the action against the plaintiff, which must be determined on a factual and evidential basis as stated in the case of जोगिंदर नाथ। यहाँ पर जब भी कोई डिसाइड होगा केस, वो फैक्चुअल और एविडेंशियली बेसिस के ऊपर डिसाइड होगा। अगर ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अगर ये प्रूव होता है कि वो सचमुच जो केस था वो गलत था, जानबूझकर डाला गया था विद मैलिक इंटेंशन, तो आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल कर सकते।
अगर अदरवाइज ये प्रूव होता है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस प्रूव नहीं कर पाया प्लेंटिफ, इसलिए जो प्लेंटिफ का सूट डिसमिस किया गया है, तो ऑब्वियसली आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल नहीं कर सकते। So the complaint must lack the intent of bringing justice to the defendant, and that the defendant must have acted out of malice without any substance in the allegation. क्योंकि अभी आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल करो, अभी तो आप प्लेंटिफ हो, और डिफेंडेंट कौन है? वो जो प्रीवियस सूट में प्लेंटिफ था। और प्रीवियस सूट में अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि बिना किसी सब्सटेंस ऑफ एलिगेशन के उसने सूट फाइल किया है, तो इसलिए अब आप एज ए प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट सूट फाइल कर सकते हो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि विदाउट एनी सब्सटेंस इन द एलिगेशन दैट सूट वाज फाइल्ड, इट वाज हेल्ड इन द बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मीदास ऑन द केस में डिसाइड किया। Malic, it must be noted that the term malic is not limited to the mere ill will or ill feeling or hatred towards a person, but also cover an immoral or improper cause that can result in causing wrongful damage to the plaintiff, such as to gain leverage. जानबूझकर improper वे में, immoral वे में अगर आप किसी को नुकसान करना चाहते हो, तो तब भी वो भी कवर होता है इस चीज में। तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। Then termination of prosecution in favor of the plaintiff. आपको ये सिविल में ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि जो प्रीवियस में आप डिफेंडेंट थे और आपके फेवर में वो डिसाइड हुआ है। टर्मिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, क्योंकि प्लेंटिफ, तो ये जो वर्ड प्लेंटिफ यूज किया गया है, ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के बेस पे यूज किया गया, क्योंकि प्लेंटिफ एज ए प्लेंटिफ अपने सूट फाइल कर दिया मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का अगेंस्ट द डिफेंडेंट। अगेंस्ट द डिफेंडेंट जो पिछले केस में वो प्लेंटिफ था और आप डिफेंडेंट थे और आपके फेवर में डिसाइड हुआ है। तो केस ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन अंडर लॉ कैन ओनली बी प्लीडेड successfully termination of proceeding in favor of the plaintiff। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा प्लेंटिफ के फेवर में डिसाइड हुआ है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। It must be also be noted that the termination of such proceeding is the plaintiff does not necessarily represent his innocence, but merely that he or she has not been committed in lieu of the charges brought him or her। जो चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए थे वो बिल्कुल बेबुनियाद थे, बिल्कुल गलत थे, इसलिए वो आपको प्रूव करना पड़ेगा एज पर द गिलक्रिस्ट वर्सेस गार्डन की केस। तो अगर आप वो प्रूव कर रहे हो तब जाके आप सूट फाइल कर सकते हो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो कुछ एक्सेप्शंस है हमारी, एक्सेप्शन टू दिस रूल। When the plaintiff and defendant have reached a settlement, अगर वहां पर सेटलमेंट होती है दोनों में, तो फिर वो मैलिशियस नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टी ने समझौता कर लिया एंड वन जो पार्टी उसने केस को विड्रॉ कर लिया, तो बाय विड्रॉइंग द केस यू कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट दैट। प्लेंटिफ ने आपके अगेंस्ट सूट फाइल किया, डिफेंडेंट ने उस केस में प्लेंटिफ के साथ समझौता कर लिया, तो प्लेंटिफ ने वो विड्रॉ कर लिया सूट। अब वहां पर उस केस में डिफेंडेंट थे, अब आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल नहीं कर सकते उस प्लेंटिफ के अगेंस्ट कि भाई उसने मेरे ऊपर जानबूझकर सूट फाइल किया था, क्योंकि वहां पर आपकी सेटलमेंट हुई, इसलिए उसने विड्रॉ किया है। यहाँ पे क्रिमिनल केसेस में अगर वो प्ली बार्गेनिंग ले रहा है, तो प्ली बार्गेनिंग ले रहा है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। प्ली बार्गेनिंग क्रिमिनल केसेस कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ टर्मिनेशन इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। प्ली बार्गेनिंग, हालांकि वहां पर भी जो अक्यूज है वो कहीं ना कहीं प्लेंटिफ के फेवर में जाता है और उसको कंपनसेट करके, कॉम्प्रोमाइज करके अपनी सजा को कम जो करवा लेता है कोर्ट से। प्ली बार्गेनिंग के केस में स्पेसिफिकली ये प्रावधान दिया गया है हमारे, तो वो फिर उसके बाद मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की गाड़ी कभी कॉल नहीं करता। तो डैमेज टू बी क्रूड बाय द प्लेंटिफ एज अ रिजल्ट ऑफ द रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो पहले सूट फाइल किया था, जो मैलिशियस सूट फाइल किया गया था, उसके कारण मुझे डैमेजेस हुए हैं, मे बी रेपुटेशन। तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा डैमेजेस टू बी क्रूड बाय द प्लेंटिफ एज अ रिजल्ट ऑफ द रॉन्गफुल। तो लास्ट रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि टू फुलफिल कि आपको डैमेजेस प्रूव करने पड़ेंगे। तो वो कौन कौन से डैमेजेस रिस्पेक्ट टू द हार्म टू द प्लेंटिफ्स रेपुटेशन, damages in respect to the harm to the plaintiff's body, damages in respect to the harm to the plaintiff's property, ये प्रूफ करना पड़ेगा।
कुछ भी। अगर आप ये प्रूव करते हो कि डैमेजेस हुए हैं तब आप जाके सूट फाइल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो डैमेजेस, क्योंकि टॉर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है डैमेजेस। डैमेजेस चाहे आपकी रेपुटेशन है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे आप पर्सन हो इन नेचर, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, अब्यूज ऑफ पावर के रिगार्डिंग डिफरेंस है हमारे पास। मैलिशियस मीन समहाउ जो बिल्कुल ही मॉडिफाइडली फेस जो फॉल्स जो फेक केस डाला गया था। There is a distinction between the prosecution inspired by malice and the fact of abuse of power is of a considerable significance so as to ascertain the liability. This distinction was dealt in case of West Bengal Electricity Board दिलीप कुमार राय के केस में इसको डिस्कस किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि फॉर्मर मींस malicious prosecution जो केस है refers to instituting a process out of malice, while the later refers to the process of obtain one's motive by legal means for purpose other than the one it was intended for. Process to obtain one's motive by legal mean. Legal mean यूज करके आप पर्पस सॉल्व करें। अब्यूज ऑफ पावर इसको कहते हैं। पुलिस वाले नॉर्मली अगर देखा जाए सूट फाइल करते हैं अपनी पावर को यूज करके, तो वो एक बिल्कुल अलग है, उसको मैलिशियसली नहीं बोलते, वो अब्यूज ऑफ पावर में आ जाएगा वो। हाँ, अगर अब्यूज ऑफ पावर की अगर बात करें तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के बाद में वहां पर सिर्फ डिफरेंस इतना है कि मैलिशियस में अगर बात करें तो वहां पर प्रोसेस आउट ऑफ मैलिक से स्टार्ट होता है, जबकि अब्यूज ऑफ पावर में प्रोसेस होता है टू ऑब्टेन वन्स मोटिव, जो आपका मोटिव था बाय लीगल मींस यूज करके आप उसको पूरा कर रहे हो। तो अब्यूज ऑफ पावर में भी आप सूट फाइल करके डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में भी सेम प्रावधान दिया गया है। अब्यूज ऑफ पावर में सिर्फ डिफरेंस ये रखा गया कि अब्यूज ऑफ पावर में कहीं ना कोई पर्सन जो जिसको लीगल पावर दी गई वो उस लीगल पावर को यूज करके कोई अलग से सूट फाइल कर रहा है किसी की केस, तो वो मोटिव आया था बाय लीगल मीन यूज करके। बट एनी जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है उसमें बिल्कुल जो क्लियर है, मैलिक आपकी पहले है, मैलिकली आप सूट फाइल करो किसी अगेंस्ट जो आपको पता है। तो इसमें अदरवाइज अगर बात करें दोनों में टॉर्ट में अगर बात करें तो दोनों टॉर्ट में आप इसके अगेंस्ट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की डेफिनेशन में कवर होते हैं, और डेफिनेटली आप दोनों के रिगार्डिंग ही आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अब्यूज ऑफ पावर में ऐसे कई सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाई है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट लाइक किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट डैमेजेस के लिए जो है वो अलग से वर्डिक्ट भी सुनाई है। 5-5 लाख 10 लाख रुपया कोर्ट ने भी सुनाया है, लेकिन वो कोर्ट में सूट फाइल करने से पहले सुना दिया। 482 में पावर बहुत है हमारे पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, जहाँ पर उसको लगता है वो ये अब्यूज ऑफ पावर है पुलिस के द्वारा की गई है, फाइनली ऑर्डर दिलाते हैं कि इसको सस्पेंड किया जाए, सूट फाइल किया जाए, एफआईआर रजिस्टर किया जाए, और विक्टिम को 5 लाख जो है वो उसको जुर्माना दिया जाए। दैट इज अब्यूज ऑफ पावर। ऑल्दो इट कैनॉट बी डिनाइड कि वो पर्सन जो है जिसके अगेंस्ट अब्यूज ऑफ पावर यूज की गई थी तो वो सूट फाइल नहीं कर सकता कोर्ट में, वो कर सकते। और डिफेंसेस की बात करें तो डिफेंसेस भी हमारे पास बिल्कुल क्लियर है अगेंस्ट मैलिशियस लॉ ऑफ टॉर्ट। पहला है कि प्लेंटिफ इज एट फॉल्ट। At state superior, the proceeding instituted against the plaintiff result in conviction based on his or her being guilty of the charge live, then such a person loses the right of to sue such the defendant. अगर उसको खुद को से आती है तो डेफिनेटली आप सूट नहीं फाइल कर सकते। The only remedy the plaintiff will be of appeal against the verdict. अगर आपको सजा हो गई है तो आप अपील में जाओ, अभी उसको वे आउट नहीं है। तो आप अगर आप ये प्रूव कर दो सर कि ये प्लेंटिफ इज एट फॉल्ट है, प्लेंटिफ की खुद की गलती थी, उसको सजा हुई है, तो अगर आप ये प्रूव कर दो कि प्लेंटिफ इज एट फॉल्ट था तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन रिगार्डिंग आपके पास प्रॉपर डिफेंस है। देन सेकंड थिंग, व्हेन द डिफेंडेंट इन इज पोजेशन ऑफ सम प्रिविलेजेस, द प्रिविलेज मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ जुडिशियल और स्टैट्यूटरी इम्यूनिटी।
जहाँ पर जुडिशरी ने आपको इम्यूनिटी किया हुआ है, जस्ट एक्चुअली द्वारा आपको इम्यूनिटी दी गई है, तो वहां पर भी आपके पास अच्छा डिफेंस है। द सूट ऑफ malicious prosecution serve two purposes. The first being that it enables the plaintiff to sue the defendant. पहली बात, malicious prosecution में plaintiff defendant को सूट फाइल कर सकता है। The person who had wrongfully instituted case with no probable cause, बिना किसी कारण के अगर आप सूट फाइल करोगे कोई, तो अगर उस केस में उसको बरी किया गया है, एक्विट किया गया है, तो ऑब्वियसली आपके पास अधिकार है, आप malicious prosecution सूट फाइल कर सकते हैं। आपके पास ये भी प्रावधान है। सेकंड पर्पस हमारा ये भी कवर होता है कि that it leads to protection of one's liberty and reputation, not only through way of damages but also through the creating a deterrent effect on the wrongdoer. आप उससे ये malicious prosecution करके आप उसको पनिश भी करवा सकते हैं। तो ये प्रावधान सेकंड पर्पस हमारा ये है इस पर्टिकुलर रिगार्डिंग। तो दिस प्रिजर्वेशन इज इन द कोहेरेंस विद द फंडामेंटल राइट इश्यूड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के रिगार्डिंग। ठीक है जी, तो ये इसको इम्पोर्टेंट रखना भी ध्यान में। ये था हमारा malicious prosecution रिगार्डिंग। यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा वो डेफिनेशन का केस डेफिनेशन होगा। तो malicious prosecution सिर्फ इतना सा था, ज्यादा नहीं है हमारे पास। So this is all about the malicious prosecution regarding. You have to prove certain elements कि जिसको सूट फाइल किया गया था वो बिल्कुल भी जो है वो फेक था, इट वाज फॉल्स केस, जिसमें आपको आपकी जो लाइक आपको डैमेजेस भी प्रूव करने पड़ेंगे कि आपकी रेपुटेशन जो है वो उसको हर्ट हुआ है या प्रॉपर्टी हर्ट हुई है, लाइक हार्म जो है उसको प्रॉपर्टी को हुई है या आपके पर्सन इन पर्सन आपको हार्म हुई है, तो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो जब आप ये प्रूव कर दोगे तब आप malicious prosecution के रिगार्डिंग जो है वो आपके फेवर में डिसीजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो malicious prosecution में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको प्रूफ ये करना है कि वो फॉल्स केस था। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो फेक केस आपके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया था, आपको ये प्रूव करना है। क्योंकि अगर just because on the basis of the lack of evidence that the person has been acquitted from the charges, तो वो कहीं ना कहीं फॉल्स नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पर जो एविडेंस लैक ऑफ एविडेंस के कारण आपको एक्विट किया गया था, अगर हमारे पास एविडेंस पूरे आए थे तो आपको शायद सजा हो जाती। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमारे पास नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस है जहां पर हर दिन कोई ना कोई एक्विट होता है, कोई ना कोई कन्विक्ट होता है। तो ऐसे तो फिर जिसको एक्विट किया गया है इसका मतलब तो ये है कि सारे के सारे सूट फाइल कर देंगे malicious prosecution, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसलिए जब आप जहाँ पर हम लोग बात करें कि लैक ऑफ एविडेंस के बारे में बात करें तो वहां पर वो malicious prosecution कभी भी सामने नहीं आता, तो उसको हम लोग malicious prosecution में कवर नहीं करते। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? तो हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक रहेगा हमारा डेफिनेशन का रिगार्डिंग, और मोस्ट प्रॉब्ली कल इसको हम लोग कवर करेंगे, टॉट को डेफिनेशन को खत्म करेंगे। देन उसके बाद टुमारो ऑनवर्ड्स जो है हमारे केस लॉ के रिगार्डिंग डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी हमारी, क्योंकि ये लास्ट मंथ है आपके लिए। तो इसमें हम लोग सिर्फ 2 ही टॉपिक करेंगे, एक तो केस लॉ, देन हाउ टू राइट द जजमेंट। 2 टॉपिक है हमारे इस मंथ में जो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है जी, किसी को डाउट है तो प्लीज यू मे प्लीज आस्क योर क्वेरीज। इसने देखा है malicious prosecution का सूट कभी फाइल कभी? जॉली आपने देखा है? वन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, am I right? हाँ सर, वो करती हूँ मैं। हाँ, 138 में जब वहां पर क्योंकि वो क्रिमिनल भी है, सजा का प्रावधान उसमें दिया गया अराउंड ना 2 साल की। जी सर, जी तो
वहां पर आपकी जो मेन टारगेट है वो क्या है आपका, क्या आपको प्रूव करना होता है? चेक का अमाउंट, चेक कैसे मिला वही प्रूव करना है। बिल्कुल नहीं प्रूव करना, वो तो आपके पास चेक है, वो तो प्रिजम्पशन ले लेगी कोर्ट। आपको प्रूफ क्या करना है? क्योंकि चेक आपके पास है, चेक आपने कोर्ट लाइक बैंक में लगाया, जो डिसऑनर हो गया तो आपने सूट फाइल कर दिया 138 में, वो तो प्रिजम्पशन कोर्ट ले लेगी कि वो चेक आपने दिया तभी तो उसने लगाया है। आप मेन प्रूफ क्या करते हो आप 138 में? नोटिस सर। सॉरी, सर नोटिस। मोटी मोटी क्वेश्चन होता हमारा। Yes. 138 में वो मोटी मोटी क्वेश्चन होता हमारा। जॉली आपने हैंडल किया 138? हाँ मैं रेगुलर करती हूँ सर। रेगुलर करते हो तो फिर आपको पता होना चाहिए ना। अमाउंट वो किसके सामने दिया, क्या दिया, वही सर्कमस्टेंसेस से चलती है। ऐसा कुछ नहीं होता, आपने आप अपडेट नहीं हो, बिल्कुल अपडेट नहीं हो। आपको प्रूव तो करना होगा ना, कुछ ना कुछ तो प्रूव करना होता है। ये तो है ना प्रूव करना कि आपने ठीक है वो चेक था जी उसका और हमने लगा दिया, वो डिसऑनर हो गया। आपको प्रूव करना है लायबिलिटी। बिना लायबिलिटी प्रूव किए हुए कभी आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको ये प्रूव करना था कि वो चेक की जो अमाउंट है वो उस पर्सन की लायबिलिटी थी। आपको ये प्रूव भी करना है कि वो कैसे लायबिलिटी थी, कैसे उसको देना था उसको पैसा। इफ यू फेल टू प्रूव दैट लायबिलिटी, ऑल्दो आपने प्रूव कर दिया, चाहे विटनेस लेके आगे जी हमारे सामने चेक दिया था, सामने सब कुछ हुआ है, अगर आप वहां पर लायबिलिटी नहीं प्रूव कर पाए, आपके फेवर में डिसीजन नहीं आएगा। प्रिजम्पशन हमारी तभी कवर होती है जब वहां पर आप लायबिलिटी प्रूव कर लेते हो कि सर उसकी लायबिलिटी थी। सपोज आई हैव अ 4 एकड़ लैंड, और 4 एकड़ लैंड की बात मैं करूं तो वो 4 एकड़ लैंड राम की है। राम इज द ट्रू ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, 4 एकड़ लैंड। नॉट आई एम इन पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, चाहे वो फोर्सफुल पोजेशन में बैठा हूं मैं, बट मैंने राम को एक चेक दिया। अगर मैं 2 साल से बैठा हूँ वहां पर राम की प्रॉपर्टी में, मैंने उसको चेक दे दिया राम को कि 4 एकड़ लैंड है और आपकी मैं लीज, जो सपोज आप ये मान लो कि मैं आपकी प्रॉपर्टी मैंने लीज पे ली है और मैं पर एकड़ लैंड या उसकी जो रेंट है वो मैं फिक्स कर रहा हूँ 25,000, और कितना हो गया फिर 2 लाख रुपया हो गया 2 साल का। तो अगर मैं चेक 2 साल का एक चेक दे रहा हूँ 2 लाख रुपए राम को दे रहा हूँ, तो वो फिर आप राम प्रूव करेगा कि सर ये जो प्रॉपर्टी है 4 एकड़ लैंड हरफिस इज इन पोजेशन, और वो रेंट पे ली थी, प्रॉपर्टी लीज पे दी थी, और उसने वो लीज के जो अमाउंट था अराउंड 2 लाख वो उसने मुझे पे किए। एंड नाउ दिस इज द डॉक्यूमेंट प्रूफ दैट आई एम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अगर वो राम प्रूव करेगा, और राम ये भी प्रूव कर रहा है कि आई एम अ टेनेंट एंड राम इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और जो लीज अमाउंट है वो उसका लायबिलिटी थी जिसके रिगार्डिंग वो 2 लाख का उसने चेक दिया, तब जाके जो है राम के फेवर में डिसीजन होगा, तब जाके मुझको कन्विक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो जॉली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप किसी की लायबिलिटी को प्रूफ नहीं करते तब तक आपके फेवर में डिसीजन नहीं आने वाला। जी सर, वेरी केयरफुल इंस्टेड ऑफ दैट कि आप ये प्रूव करते रहो, ये इसको भागते रहो प्रूव करते हुए कि सिर्फ ये इसके सामने चेक दिया था सर, इतना चेक दिया था। इंस्टेड ऑफ दैट आप ये प्रूव करो कि सर इसकी लायबिलिटी थी, यहाँ पर इतने अमाउंट की लायबिलिटी थी। अगर लायबिलिटी प्रूव नहीं कर पाए ना तो आपके केस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब आप चेक लगाते हो ना, तो जो पर्सन जिसका आपने चेक यूज किया है, तो समाउ उसने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखा, तो नॉर्मली देता है कोर्ट में, पुलिस में रिपोर्ट लिखा था कि सर ये चेक था वो मेरा गुम चुका है और इसको मिल गया एंड ही मिसयूज माय चेक। नॉर्मली ये नॉर्मल होता है, वो पुलिस में रिपोर्ट देता ही देता है कि मेरा चेक गुम गया था जिसके कारण इसने मिसयूज किया। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब आप डिफेंडेंट लाइक आप जब वो डिफेंस में लेके आता है, वो रिपोर्ट लेके आता है पुलिस की कि सर मैंने ये पुलिस में रिपोर्ट दी थी कि वो चेक जो था वो मेरा गुम चुका था, ये गिर गया था और इसके हाथ में लग गया, इसने यूज किया, मिस यूज किया है, तो आप
एज ए प्लांटिव के कौंसल आप उससे ये पूछ सकते हो कि जब आपको ये पता लगा कि आपका जो चेक था वो गुम गया था, तो आपने इंटीमेट बैंक को किया कि ये चेक के रिगार्डिंग अगर ये चेक यूज हुआ तो उसको प्लीज आप पेमेंट मत करना? क्या आपने रिटर्न में इंटीमेशन दी थी? ही सेड नो। तो फिर उसका जो पूरा रोल है पुलिस का वो सारा का सारा पता लग जाएगा कि वो मैनिकली उसने एक डिफेंस क्रिएट किया है। तो प्रिजम्पशन तभी कोर्ट में लेंगे जब हम लोग ये प्रूव करते हैं कि देयर वाज अ लायबिलिटी। जब आपने लायबिलिटी प्रूव कर दी तब कोर्ट उसको प्रिज्यूम करेगी भाई ये चेक आपके पास, आपने इसको दिया है तभी इसके पास आया, अदरवाइज कभी प्रिजम्पशन नहीं आती। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस तो बहुत दूर की बात है। तो हाँ, अगर ये प्रूव कर देगी यस डेफिनेटली, नॉर्मली क्या होता है समटाइम्स काफी ऐसे पर्सन मिल जाएंगे जो बहुत क्लेवर होते हैं और वो आपको चेक देने से पहले 10 दिन पहले वो कोर्ट में पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते हैं कि ये पर्टिकुलर चेक जो था मेरा गुम चुका है, और आप पहले ये भी बता दो कौन से एरिया में गुम चुका है जहाँ पर वो आप पर्सन जिसके लाइक जो आपका चेक आपके यूज कर रहा है, तो पहले ही आप स्टोरी क्रिएट कर देते हो। तो 10 दिन पहले आपने रिपोर्ट लिखा दी थी, उसके बाद उसको चेक दिया, तो ऑब्वियसली फिर वो तो पहले ऑलरेडी आपके पास डिफेंस बन चुका है, तो फिर तो बात ही खत्म होगी। फिर आपका जो 138 का जो केस है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके पास केस से पहले नोटिस इशू करने से पहले ही वो डिफेंस क्रिएट किया हुआ उसने। जैसे बहुत क्लेवर पर्सन मिल जाएंगे जो आपको चेक देने से पहले ही अपनी डिफेंस क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए लायबिलिटी प्रूव करोगे तभी चेक की प्रिजम्पशन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की तो बहुत दूर की बात। चलो एनी ऑफ, कल हम लोग इसको खत्म करेंगे जी। डेफिनेशन का सिर्फ एक चैप्टर आएगा हमारा, ठीक है जी, उसको हम लोग कवर करके इस शॉर्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक एंड टुमारो ऑनवर्ड्स फिर हम लोग जो है वो पूरी मैगजीन को कवर करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर गुड नाइट सर। गुड नाइट हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर डेफामेशन की पीडीएफ रहती सी सर आईपीसी दी वो सेंड कर दो। ओह, मैं देता हूँ, ये अभी मेरे पास है तो मैं भी कर देता हूँ, मैं भूल गया था, सॉरी। ठीक है, थैंक यू सर।